Tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus is a very important virus because not only that it is affecting a cash crop, that is tobacco, especially countries जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील में tobacco production के लीडिंग, we are the leading exporters of tobacco. तो इसमें tobacco plant में ये वायरस काफी डिजीज क्रिएट करता है, जो कि इकोनॉमिक लॉस भी क्रिएट करता है. ऊपर से tobacco mosaic virus is a virus that, so it is a virus that started the वायरोलॉजी, मतलब वायरस की जो स्टडी है, ये वायरस जो एक सेपरेट एंटिटी है, ये पता चला है ड्यू टू दिस टोबैको मोसेक वायरस. ये ऐसी एक वायरस है जो कि फर्स्ट स्टडीड वायरस अमंग ऑल द वायरसेस. फर्स्ट जो टोबैको में मोजेक ऐसे पैटर्न देखा गया एंड इट वाज कॉजिंग ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. तो इट वाज स्टडीड कि क्यों ये ऐसा, मतलब क्या हो रहा है, क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं. तो एडोल्फ मेयर स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट दिस टोबैको मोजेक डिजीज ऑफ प्लांट. एंड जैसे ही उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि जो ये मोजेक वाले पैटर्न वाले जो लीफ है, उसकी अगर एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं और इसको अगर लंबा भी स्टोर कर रखते हैं, और उस स्टोर के लंबा समय तक इसको स्टोर लैब में स्टोर करने के बाद भी अगर वो उस एक्सट्रैक्ट को हम दूसरे हेल्दी टोबैको प्लांट में डालते हैं, तो वो प्लांट भी ऐसे ही मोटल्ड लीफ दिखाते हैं. मतलब क्या ये लॉन्ग स्टोरेज में भी ये इन्फेक्शियस रहता है. सो एडोल्फ मेयर जो है, ही कंक्लूडेड दैट दिस इज अ इन्फेक्शियस एजेंट. उसके बाद डिमित्री इवानोव्स्की ने अपने स्टडी से पाया कि जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा है. मतलब जो चेम्बरलैंड फिल्टर है, जो कि बैक्टीरिया को रोक देता है, तो इन्फेक्शियस जो एजेंट है, इससे चेम्बरलैंड फिल्टर से फिल्टर होने के बाद भी ये कोई हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है. सो डिमित्री इवानोव्स्की ने कंक्लूड किया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा कोई इन्फेक्शियस एजेंट है. अब मार्टिनस बेजर्निक ने इनकी जो डिमित्री इवानोव्स्की की एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और उन्होंने ये वायरस जो है टर्म है, इसको कॉइन किया कि ये जो छोटा बैक्टीरिया से भी छोटा सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, इसको हम बोलेंगे वायरस. इसके बाद डब्ल्यू एम स्टैनली ने इस वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और उनको इसके लिए टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन के वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला. फिर इसके काफी स्टडीज, स्ट्रक्चरल स्टडीज किया गया. रुस्का ब्रदर्स एंड प्लैनकॉफ एंड काउस्चे, ये चारों साइंटिस्ट मिलके इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज निकाला. फिर रोजलिन फ्रैंकलिन, शी ऑल्सो made a studied this X-ray crystallographic structure of tobacco mosaic virus. तो इसकी जो वायरस की जो अर्लियर स्टडीज है, सारे के सारे अर्लियर स्टडीज इज बेस्ड ऑन टोबैको मोजेक वायरस. सो फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, from the economic point of view, this is a very important virus. अगर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, वायरस इज अ वेरी गुड वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इसकी जो है डीएनए हो या आरएनए हो, इसकी जेनेटिक मटेरियल जो है काफी स्मॉल रहती है. सो दिस इज अ वेरी गुड वेक्टर for gene therapy, as well as this is a very good vector for in many other biological tools में, genetic engineering में हम इसको use करते हैं. And also this is in the BSc and MSc syllabus. So this is a very important vector, we should be reading it. And I am Dr. Ayantika Das. Welcome to Botany with Ayantika. मैं इस वीडियो में टीएमवी की स्ट्रक्चर, इसकी जो रेप्लिकेशन साइकिल, और जो डिजीज क्रिएट करता है, इसकी सिम्टम्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स, और जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टीएमवी वायरस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. सो जो टोबैको मोसेक वायरस है, इसकी शेप कुछ ऐसी है, रॉड शेप्ड,
और इसकी जो रॉड शेपेड स्ट्रक्चर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि जो इनर वाला पोर्शन, उसमें ऐसा कुछ स्पाइरली कॉइल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये जो आरएनए है वो एक पॉजिटिव सेंस आरएनए है। मतलब कि ये वाले जो आरएनए है ये डायरेक्टली एक एमआरएनए के तरह फंक्शन कर सकता है। दैट इज इट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस प्रोटीन्स। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डायरेक्टली एमआरएनए की इस तरह हम यूज कर सकते हैं, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए क्रिएट करता है फॉर रेप्लिकेटिंग। तो ये रहा, ये रेड वाला इनर पोर्शन है, जो स्पाइरल वाला पोर्शन है। तो ये है इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके ऊपर, इसके ऊपर एक कैप्सिड वाला एक लेयर रहेगी। अगर हम देखेंगे ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम, तो देखिए रेड वाला जो है एक स्पाइरली कॉइल्ड आरएनए, और उसके चारों ओर कवर्ड रहती है एक प्रोटीन कोट। और ये जो प्रोटीन कोट है, इसकी जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। और जैसे ये आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो जैसे ही ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड रहती है, कैप्सोमियर भी एक के साथ एक जुड़ के एक स्पाइरली जुड़ जाता है, और ये आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। तो ये जो आरएनए की एक एक टर्न है, तो इनमें क्या है, एक एक टर्न में इसकी 69 न्यूक्लियोटाइड्स रहती है। पर इसके ऊपर ये जो कैप्सोमियर रहती है, इसकी एक एक टर्न में, मतलब कैप्सिड की एक एक टर्न में कितने रहते हैं, 16.3 प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन यूनिट्स, मतलब कैप्सोमियर रहती है। तो कुछ ऐसा इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, तो इनर जो है ये रेड वाला जो है ये आरएनए है, और ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ये वाली, ये है प्रोटीन कोट और कैप्सोमियर। और इसकी जो अगर डायमेंशन अगर हम देखेंगे, तो जो आउटर जो डायमीटर है ये कुछ है 90 एंगस्ट्रॉम की, और जो इनर वाली डायमीटर है ये कुछ 40 एंगस्ट्रॉम की। और एक एक कैप्सोमियर की अगर हम लेंथ देखें, तो ये है कुछ 75 एंगस्ट्रॉम की। सो ये रहा एंटायर स्ट्रक्चर। मतलब आरएनए जो है कॉइल्ड है, और उसकी ऊपर आउटर जो कोट है प्रोटीन, वो भी कॉइल्ड है, बोथ आर हेलिकली कॉइल्ड। और ये आरएनए जो है इसकी प्रोटीन जो कैप्सोमियर है, तो इससे अटैच रहती है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ दिस आरएनए is attached with one कैप्सोमियर। मतलब एक एक जो कैप्सोमियर है, इस ये अटैच रहती है 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हमको पता चला बाय एक्स-रे फाइबर डिफ्रैक्शन एज वेल एज फ्रॉम द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए है, तो इसको हम देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे, इसमें 4 ओपन रीडिंग फ्रेम है जो कि 4 प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट 2 प्रोटीन्स तो हेल्प इन रेप्लिकेशन, एक है रेप्लिकेस और दूसरा है हेलिकेस। एंड द सेकंड 2 जीन्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट प्रोटीन और कैप्सिड प्रोटीन। अब ये जो रेप्लिकेस और हेलिकेस है, ये तो इट हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ द आरएनए, आरएनए की रेप्लिकेशन में। ये जो मूवमेंट प्रोटीन है, एमपी मूवमेंट प्रोटीन, ये क्या करता है, जैसे ही वायरस सिंथेसाइज हुआ, तो
एक सेल में जैसे ही वायरस सिंथेसाइज हुआ, तो वो वायरस अगर दूसरे सेल तक जाएगा, तो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा से ही। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो गैप है बिटवीन द सेल्स, एक कनेक्शन है बिटवीन द सेल्स, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा, जिसको मैं पी से लिख रही हूँ। तो प्लाज्मोडेस्माटा को थोड़ा प्लाज्मोडेस्माटा से अगर आरएनए वायरस अगर मूव कर रही है, टीएमवी अगर मूव कर रही है, दैट मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय दिस मूवमेंट प्रोटीन। से फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग इट इन डीप ग्रीन। सो ये जो है, ये है मूवमेंट प्रोटीन that is helping in the movement of the virus from one cell to its next cell by द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से जैसे पास हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट प्रोटीन ये हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। और कैप्सिड प्रोटीन तो हमको पता ही है कि ये वाली आउटर वाली है कैप्सिड प्रोटीन। सो हम देख रहे हैं कि इसकी जीनोम जो है काफी छोटा है, 4 ही ओपन रीडिंग फ्रेम है और 4 ही इसकी जो है प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। बाकी जो प्रोटीन्स है ये होस्ट, जैसे इसको राइबोसोम चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये होस्ट की राइबोसोम यूज कर लेता है। अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, असेंबली की जरूरत है, तो इट इज यूजिंग द ईआर एज वेल एज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ द होस्ट। सो ऐसे with the help of the host's cytoskeleton, host cytoplasmic organelles, तो इसको यूटिलाइज करके भी इसका थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ द वायरस इज डन। तो इसकी अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें, पहले आते हैं कि कैसे ये इन्फेक्ट होता है। एक तो है कि कोई भी इंसेक्ट आके अगर बाइट कर गया है, एक वुंड हो गया है, मतलब कोई भी अगर से फॉर एग्जांपल एनी हार्बिवोर एनिमल या कोई इंसेक्ट है आके लीफ को खा गया है, एक लीफ में अगर बाइट हो गई है, तो वो वाले इंज्योर्ड पोर्शन में वायरस इजीली घुस सकता है, वो वाला इंज्योर्ड पोर्शन से। या एक लीफ जो है इन्फेक्टेड है और दूसरा लीफ जो है नॉन इन्फेक्टेड लीफ है, तो वो एक लीफ से दूसरे लीफ की डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे दो लीफ रब हो रहे हैं, एक हेल्दी लीफ से एक इन्फेक्टेड लीफ अगर घिस रहा है जैसे ही, तो वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये क्या है, वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट से पहुंच सकता है, मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है। तो दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। या कोई भी अम, हमारा मतलब एग्रीकल्चरल टूल्स, जैसे कोई भी नाइफ हो कि कोई भी फावड़ा हो, कोई भी एग्रीकल्चरल टूल है, उसको हम अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट को उससे कोई यूज कर रहे हैं और हमने बिना धोए ही नेक्स्ट प्लांट हेल्दी प्लांट को उसी इक्विपमेंट से हम लोग उसको प्रून कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बाय द इन्फेक्टेड टूल्स भी ये ह्यूमन हैंडलिंग इन्फेक्टेड टूल्स से भी ये क्या होता है, एक प्लांट से हेल्थ दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे वेक्टर से भी ये ट्रांसमिट होता है। जैसे कोई इंसेक्ट, जैसे एग्जांपल माइट्स या एफिड्स है, जो कि प्लांट्स को फीड करता है, प्लांट की जो जूस है उसको सक करता है, तो एक प्लांट से, एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में भी ये ट्रांसमिट कर देता है। मतलब कोई भी एफिड जैसे ही एक इन्फेक्टेड प्लांट में ये आके उसकी जो जूस सक किया, फिर जाके दूसरा हेल्दी प्लांट में जाके ये फिर से वही जूस इसकी जो है लीफ की जूस जो है वो सक किया, तो वैसे भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। ऊपर से कुछ ऐसे भी पॉलिनेटर्स है जैसे बम्बल बी, तो ये भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन करते हैं, तो ये भी वैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वायरस को इजीली ट्रांसमिट करता है। और कुछ कुछ वायरस जो है वो क्या होता है, ये ओवर विंटर कर जाता है डेड प्लांट डेब्रीज में। जो कि इन्फेक्टेड प्लांट है उनमें ये डोर्मेंट स्टेज में रह जाता है
through the winter. So they are also a source of transmission. So ये सारे जो इतने सारे जो पॉइंट है, these are transmission. जैसे ही एक बार एक प्लांट में ये ट्रांसमिट हो गया, इन्फेक्ट कर दिया, फिर तो जाके 3 मिनट में ये एंट्री ले लेता है. जैसे ही ये वायरस एंट्री लिया है, तो जाके इसकी जो आउटर जो एक कोट रहती है, तो ये कोट जो है ये इजीली डिग्रेड हो जाता है. जो प्रोटीन कोट है, एक बार सेल के अंदर जाता है तो ये प्रोटीन डिग्रेड होने लगता है, और जो है आरएनए न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है. और ये जो आरएनए जो कि मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या करता है, और एक इंटरमीडिएट आरएनए तैयार कर लेता है. और ये जो इंटरमीडिएट आरएनए जिसको मैं ब्लू में ड्रॉ किया, दैट इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस मोर जेनेटिक मटेरियल. मतलब ये ब्लू वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर, ये वाली स्टेज, मोर एंड मोर ओरिजिनल आरएनए. मतलब जो ओरिजिनल आरएनए है, that is producing a complementary strand inside the nucleus. और ये जो ब्लू कलर की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस के बाहर जब आ रहा है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तैयार कर रहा है. मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस आरएनए है, तो ये डायरेक्टली एमआरएनए के तरह भी यूज हो सकता है. तो दैट न्यूली सिंथेसाइज्ड जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है बाय यूजिंग राइबोसोम ऑफ द होस्ट एज वेल एज ईआर एंड गोल्गी ऑफ द होस्ट. सो राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और ईआर और गोल्गी जो है, इससे क्या हो रहा है, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो एंटायर वायरस है, इसकी असेंबली ऐसी हो रही है. ये जो है ये कैप्सोमियर है, और ये जो हम दिख रहा है ये वाली, ये है वायरल आरएनए. तो ऐसे एंटायर असेंबली हो रहा है इनसाइड द ईआर, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. और एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसपोर्टेड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट प्रोटीन. सो लास्ट जो मैंने स्लाइड में एंटायर जो डिस्कस किया है, वही इधर लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट. तो जैसे हम एक लीफ में देख रहे हैं कि एक स्पॉट से 10 स्पॉट हो रहा है, मॉटलिंग एरिया, तो ऐसे वाले स्टेज में हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है ये लोकलाइज्ड है. पर ये जब एंटायर प्लांट में ऐसा जो जितने भी लीव्स है, वो सारे अगर ऐसे ही मॉटल्ड अपीयरेंस होगी, मतलब ऐसे मोजेक वाला अपीयरेंस होगी, तब हम बोलेंगे कि ये सिस्टेमिक हो गया है. मतलब क्या है कि पहले तो एक सेल से दूसरे सेल में, सॉरी, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा था बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. फिर ये वाली हो गई लोकलाइज्ड. फिर जब ये फ्लूएम में, ये जो फ्लूएम मतलब जो फूड कंडक्टिंग सेल है प्लांट के, तो जैसे ही ये फ्लूएम में जाता है, तो ये एंटायर प्लांट में ये फैल जाता है, क्योंकि फ्लूएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू द एंटायर प्लांट. जैसे ही वायरस फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट करके फ्लूएम तक पहुंच जाती है, तो ये वाली स्टेज हो जाती है सिस्टेमिक, क्योंकि ये वाली स्टेज में रैपिड वायरस जो है रैपिड स्प्रेड कर जाता है एंटायर प्लांट बॉडी में. सो
we have two stages of infection. One is the localized, another is the systemic. Localized में एक ही लीफ के अंदर रहती है सारे, और जो सिस्टेमिक है तो ये क्या होता है, एंटायर एंटायर प्लांट में जो है, ये एंटायर प्लांट में जो है फैल जाता है। ये वाली जो डायग्राम है इसमें दिखा रहा है हाउ द वायरसेस इज प्रोड्यूसिंग द आरएनए, एंड इसकी जो असेंबली प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और असेंबली हो रही है। और इसके लिए पहले तो न्यूक्लियस में जा रहा था जहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन हुई। तो इसकी जो रेप्लिकेशन हुई ये न्यूक्लियस में, और जो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस हुई ये कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, राइबोसोम, ईआर और जो गोल्गी है इसको यूटिलाइज कर रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, असेंबली ऑफ द वायरस एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये वाली जो डायग्राम है इसमें दिखा रहा है कि हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट प्रोटीन। और फ्रॉम फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लोकलाइज्ड हो रही है, पर जैसे ट्रांसपोर्ट होते होते फ्लूएम तक पहुंच गई, पी फ्लूएम तक पहुंच गई तो ये हो गई सिस्टेमिक। और स्पेशली जैसे लैब सिचुएशन में या ग्रीन हाउस में जहाँ पे प्लांट डेंसिटी काफी हाई है और कंडीशन जो है काफी फेवरेबल रहती है इन्फेक्शन की, तो ऐसे में ये रैपिड इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है। तो ये है लाइफ साइकिल। अगर हम देखेंगे जो वायरस है वो लिविंग या डेड टिश्यू में है, फिर नया कोई प्लांट में ये इन्फेक्ट किया, तो इन्फेक्ट जैसे किया तो ये एक्टिव फेज को हम पहले देख लेते हैं। जैसे ही ये इन्फेक्ट किया तो ये पहले तो लोकलाइज्ड रहा, फिर एंटायर प्लांट में इन्फेक्ट हो गया जिसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो एक बार सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया फिर जाके कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है इसमें इससे दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो गया, या वेक्टर प्लांट वेक्टर्स जैसे कोई लीफ होपर या कोई पॉलिनेटर जैसे बम्बल बी, ये क्या किया, मोर एंड मोर प्लांट्स को इन्फेक्ट किया। दैट इज द सेकेंडरी साइकिल। और ऐसे करते करते एंटायर फील्ड जब इन्फेक्टेड हो गया और एंटायर प्लांट डाइड, देन ऑल्सो क्या होता है, ये वायरस जो है डेब्रीज में भी ये डोरमेंट फेज में रह जाता है, और दिस इज द इनोकुलम फॉर द नेक्स्ट ईयर क्रॉप। जो ये डेड डेब्रीज है अगर ये रहने देते हैं तो नेक्स्ट जो क्रॉप प्लांट रहेगी, अगर ये सोलानेसी या क्यूकरबिटेसी या कोई भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट होस्ट क्रॉप में ये नेक्स्ट ईयर की क्रॉप को की इन्फेक्ट कर देगा। सो दिस डेड डेड प्लांट्स में जो डेब्रीज है दैट इज अ स्टोर हाउस और इनोकुलम फॉर द नेक्स्ट ईयर क्रॉप। अगर हम देखेंगे होस्ट, ऐसे तो बोलते हैं हम टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि ये फर्स्ट हमने आइसोलेट किया था फ्रॉम टोबैको प्लांट और जिनमें ये मोज़ेक वाला डिजीज देखा गया था। पर ये जो है वायरस इट कैन अफेक्ट मेनी अदर प्लांट्स ऑफ द सोलानेसी, क्यूकरबिटेसी, लेगुमिनेसी, विटिएसी, सो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज में भी ये इन्फेक्ट करता है। और स्पेशली अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन जहाँ पे प्लांट डेंसिटी काफी ज्यादा है और जो कंडीशन ऐसे रहती है जो कि वेरी आइडल फॉर वायरस ग्रोथ, तो ऐसे में इसकी जो है स्प्रेड काफी रैपिड हो जाती है। और ये जो है इसके जो सिम्टम्स है ये काफी ज्यादा देखा जाता है यंग प्लांट में। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, पहले तो लीफ में जो है हमको पता है लीफ में वेन्स रहती है,
तो इस वेन्स, दोनों वेन्स के बीच वाले जो जगह है, इस जगह में हम तो पहले देखते हैं कि इस जगह की जो है जो ये वाली जगह में पहले तो जो जो लीफ की कलर है ये थोड़ा लाइट हो जाती है, मतलब क्लोरोसिस हो जाती है, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से लीफ जो है दो वेन्स के बीच वाले पोर्शन में इसमें थोड़ा लाइट कलरेशन हो जाता है। और क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट खराब हो जाते हैं ये वाले पोर्शन में, तो लाइट कलरेशन उसी की वजह से होता है। तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस के बाद वो वाले जो एरिया है उन वो उसमें निक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब टिश्यू डेथ, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये निक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है तो प्लांट वो वाला पोर्शन इट बिकम्स रिंकल्ड। जैसे ही वो वाले पोर्शन रिंकल्ड होते हैं और ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड हो जाता है काफी एरिया में, मतलब पहले तो क्लोरोसिस, फिर हो जाता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो गया मतलब टिश्यू डेथ हो गई। तो एंटायर जो प्लांट है इनमें लीफ है इनमें अगर क्लोरोसिस के बाद निग्रोसिस हो गया तो ये प्लांट जो है सिकुड़ जाता है, लीफ जो है सिकुड़ जाता है। तो कुछ ऐसा सिकुड़ के ऐसा हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मतलब ये वाले हेल्दी से ऐसा क्लोरोसिस हो गया, फिर क्लोरोसिस से तो क्या हो गया, निक्रोसिस हो गया। फिर प्लांट जो है ऐसा, लीफ जो है ऐसा पूरा सिकुड़ जाता है। तो रिंकल के बाद एंटायर जो प्लांट है ये काफी सिकुड़ जाता है। अब इससे पता ही चल रहा है कि क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करने वाला पोर्शन है इनको इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से प्लांट जो है इसकी ग्रोथ थम जाती है। सो एनी प्लांट दैट इज इन्फेक्टेड विथ दिस वायरस will have not only the symptoms of chlorosis, necrosis, mottling pattern, but also will have stunted growth। ग्रोथ जो है इसकी काफी स्टंटेड हो जाती है, मतलब इसकी ग्रोथ जो है थम सी जाती है। तो ऐसे में एक तो जो लीफ है जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है स्पेशली टोबैको में, तो उसमें इन्फेक्ट हो जाता है तो लीफ तो मिलती नहीं है। ऊपर से जो प्लांट में जो प्लांट में हम लीफ यूज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल टोमेटो, टोमेटो में क्या है, उधर भी अगर लीफ इन्फेक्टेड हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन टोटली खत्म हो रहा है, तो नेचुरली विदाउट फोटोसिंथेसिस फ्लावर या फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो ये काफी इकोनॉमिक लॉस भी करता है। पर कुछ कुछ प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स और एप्पल, इस वाले प्लांट्स में अगर ये इन्फेक्ट करता है तो ये असिम्टोमेटिक रहती है। क्यों? क्योंकि ये वाले प्लांट में अगर दूसरे कोई फंजाई है मतलब ये ग्रेप्स और एप्पल जो है ये कोई फंगल इन्फेक्शन से ऑलरेडी जूझ रहा है, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस जाके उस फंगस के अंदर ग्रो करने लगता है। दैट इज वाई जो है इनमें अगर को इन्फेक्शन ऑफ दिस फंगस एंड वायरस ऑकर्स, देन इट बिकम्स सिम्टमलेस। इनफैक्ट इस पे ग्रोथ जो है ये पहले तो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द फंजाई, ग्रेप्स और एप्पल की जो ट्री है इनमें स्टंटेड ग्रोथ दिखा जाता है। लेकिन अगर फिर से टीएमवी में इन्फेक्शन हो जाती है ये एप्पल और ग्रेप्स में, तो तब जाके इसकी जो विगर ग्रोथ है ये बढ़ सा जाती है। सो अब ट्रीटमेंट में हम देखते हैं सैनिटेशन, मतलब जो भी कोई डेड डेब्रीज, प्लांट की डेब्रीज है, वो क्या उसमें टीएमवी ऑलरेडी डोरमेंट फेज में रहती है, तो दैट इज ए हार्बरिंग मटेरियल फॉर द वायरस। तो ऐसे डेब्रीज को हम फिर से निकाल दे तो
डिजीज की जो है, इन्फेक्शन की जो चांसेस कम हो जाती है। उसके अलावा भी हमारे हाथ या कोई एग्रीकल्चरल टूल, ये भी इन्फेक्शन को ज्यादा कर सकता है। तो हम अगर इन्फेक्टेड प्लांट को हैंडल कर रहे हैं विथ आवर हैंड्स एंड आवर टूल्स, तो हाथ को तो साफ करना ही चाहिए उसके बाद। और जो टूल्स है उसको हम थोड़ा केमिकल्स, स्पेशली सोडियम ट्राइफॉस्फेट में डुबो के उसको स्टेरिलाइज करें, उसके बाद ही दूसरे प्लांट्स पे उससे काम करना चाहिए। सो दीज आर द मैनेजमेंट टेक्निक्स। ऊपर इसके बाद हम इसको क्रॉप रोटेशन से भी इसका इन्फेक्शन जो है ये कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी प्लांट, से फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जो कि सोलानेसी की है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो हम जब अगली जो प्लांट लगाएंगे तो वो सोलानेसी का नहीं होना चाहिए। जैसे टोमेटो या टोबैको, ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी इट इज नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड, ये फैमिली जो है ये इन्फेक्टेड नहीं होता है टीएमवी से। तो हम अगर एक सोलानेसी को ऑल्टरनेट करें विथ ए ब्रासिकेसी फैमिली, तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन चांस है ये नहीं कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिजीज साइकिल है ये ब्रेक हो गया है। और ये जनरली क्रॉप रोटेशन 2 साल तक करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई रेजिस्टेंट वैरायटी है तो वो वाले क्रॉप डालने चाहिए। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करके रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई एक सेल में वायरस टीएमवी आया, तो आने के बाद क्या होता है, इसकी जो प्रोटीन कोटिंग है ये खराब हो जाती है और आरएनए जो है एक्सपोज हो जाती है। तो ऐसे जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट में ऑलरेडी ऐसा एक जीन रहता है जो कि ये कैप्सिड की जो प्रोटीन है, कैप्सिड की जो प्रोटीन है, तो ये कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, फिर से प्रोटीन कोटिंग हो जाती है। जैसे ही आरएनए की प्रोटीन कोटिंग हो जाती है, तो क्या होता है, जो वायरस जो है ये अनकोट नहीं हो पाता, तो ये अपना जो डिजीज जो रेप्लिकेशन और असेंबली ये कर नहीं सकता। तो दैट वे इट इज आल्सो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लेता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये वाली जो है इसमें हमने कैप्सिड वाली जीन डाली है। पर कुछ कुछ ऐसे जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट भी होते हैं जिनमें कुछ कुछ जीन साइलेंस किया जाता है, ताकि ये जो टीएमवी है ये होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करके रेप्लिकेट ना कर सके। ये जो है इंसेक्ट, ये जो है बम्बल बी, तो ये सारे वेक्टर्स को तो हम इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी या डिफरेंट अदर कल्चरल टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अब जो देखेंगे कुछ कुछ ऐसे माइक्रोब्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फंजाई, फाइसेरम पॉलिसिफेरम, या बैसिलस जो बैक्टीरिया है, तो या कुछ कुछ और ऐसे केमिकल्स है जैसे एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है। तो ये सारे जो है टीएमवी इससे इनहिबिटेड हो जाती है, इसकी ग्रोथ जो है, रेप्लिकेशन जो है स्टॉप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज टू माइक्रोब्स एंड दीज केमिकल्स। अब जो टीएमवी की जो यूज है, एक तो इट इज अ वेरी गुड वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल, कुछ हमको कुछ एक प्लांट में कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर कोई मिनरल विटामिन प्रोड्यूस करना है, तो वो वाले विटामिन या प्रोटीन की प्रोडक्शन में जो जो जीन्स लगते हैं, वो जीन्स हम अलग से डाल सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस वायरल वेक्टर। और वायरल वेक्टर क्योंकि इसकी जीनोम साइज है काफी स्मॉल होती है, और हम बहुत सारे जीनोम इनमें डाल सकते हैं। और वायरस जो है ये इजीली प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, और सेल के अंदर इसकी एक्सेस हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आल्सो इट इज अ वेरी गुड फैक्टर। फॉर एग्जांपल, ये जो
सिर्फ प्लांट्स में नहीं, दूसरे माइक्रोब्स में भी ये ऐसे ही वेक्टर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोलिलोट्राइकम एक्यूटेटम में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक अगर हम इम्यूनो एसे स्टडी को देखेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को यूज करते हैं इम्यूनो फ्लोरेसेंट इम्यूनो एसे में। तो उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो हमको अगर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन कोई भी प्लांट में, कोई भी माइक्रोब में डालनी है, तो देन टीएमवी इज अ वेरी गुड वायरल वेक्टर फॉर दैट। तो अगर हम फ्लोरेसेंट ऐसे में कोई फ्लोरेसेंट ऐसे की स्टडी करना चाहते हैं, तो दैट आल्सो ये टीएमवी इज अ वेरी गुड वेक्टर दैट कैन हेल्प इन दिस स्टडी। ऊपर से इसकी जो प्रोटीन कोट है, इनमें ये निकल या कोबाल्ट जो मेटल्स है, ये इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो कभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोड में अगर टीएमवी की एक कोटिंग रहती है, तो ये बहुत एफिशिएंट भी हो जाता है। सो इन इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिसर्च वाले देखें, तो टीएमवी इज आल्सो वेरी गुड मटेरियल टू स्टडी इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट। स्पेशली अगर प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म हम देखें, तो जो टीएमवी की एमआरएनए को दैट इज यूज्ड टू स्टडी द वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या है कि टीएमवी को हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वेरियस जीनोमिक स्टडी, स्पेशली जीन में जो रीडिंग फ्रेम है, उसकी जो ओवरलैपिंग रहती है जेनेटिक कोड की, ये इसकी भी स्टडी किया गया बेस्ड ऑन द टीएमवी म्यूटेंट। टीएमवी में कुछ म्यूटेशन किया गया है जीन को, और ऐसे म्यूटेशन के बाद उस जीनोम की फंक्शनिंग और वो जीनोम कोड कैसा है, ये सब स्टडी किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्स जेनेटिक्स। सो रिवर्स जेनेटिक्स में भी टीएमवी की यूज किया गया है। और टीएमवी जो है, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड हम अगर देखेंगे, जीनोम साइज भी काफी स्मॉल है। तो जेनेटिक बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स के स्टडी में टीएमवी इज अ वेरी गुड मटेरियल। और इसकी जो है एंटायर जो जीनोम है, इंटायर जीनोम की जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, तो वी कैन यूज इट एज अ स्टैंडर्ड मटेरियल टू कंपेयर इन वेरियस जीनोमिक स्टडीज। ऊपर से इसकी जो है सेल टू सेल मूवमेंट, हमको पता है कि टीएमवी में मूवमेंट प्रोटीन है, तो सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी भी स्टडी किया गया है विद द हेल्प ऑफ टीएमवी वायरस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी में देखें, तो दिस इज आल्सो द फर्स्ट वायरस टू बी स्टडीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। वायरस प्लांट के अंदर जाके उसकी साइटो पैथोलॉजिकल जो क्या क्या इफेक्ट करता है, इसकी भी स्टडी किया गया है विद द हेल्प ऑफ टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस जो है, इसकी जो कोट प्रोटीन है, वायरस में सारे जो वायरसेस है, इसकी कोट प्रोटीन जो स्टडी किया गया है, तो टीएमवी इज द फर्स्ट वायरस टू बी स्टडीड फॉर इट्स कोट प्रोटीन। तो इन मेनी वे, both in biochemistry, virology, molecular biology, genetics, biotechnology, सारे जो research field है, TMV is a very important model or virus to study in these various fields of. So that was all about TMV. कोई भी doubt query है, write it in the comment section. If you really like this video, please hit the like button. Please share it with your friends and please do subscribe to my channel. मैं botany related topic पे वीडियो बनाती रहती हूँ, और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके अलग अलग से प्लेलिस्ट डाल के रखे हैं। और जो आप मेरे चैनल में botany with अंतिका में जाके देख सकते हैं। So please do subscribe to my channel. Thanks again for watching this video.